नाज़रीन, वैसे तो कंधार में खुदकुश हमला हुआ है। हर जुमे को अब अफ़गानिस्तान में अलकायदा IS बाकायदा खुदकुश हमले कर रही है और अहले तशीह को निशाना बनाया जा रहा है, जो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक जो नैरेटिव दिया जाता था कि तालिबान के आने से अफ़गानिस्तान में अमन हो जाएगा, उस नैरेटिव को ये खुदकुश हमले और ये सारा कुछ जो है वो बहुत नुकसान पहुँचा रहा है कि क्या तालिबान अपने मुल्क में अब वो 90 वाली सूरत हाल नहीं है, वैसा मिसाली नहीं दे सकते। लेकिन साथ साथ तालिबान की बैनुल अक़वामी जो मुश्किलात हैं वो भी अपनी जगह हैं। हमने कतर में देखा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके नतीजे में भी तालिबान की रिकग्निशन का कोई मसला हल नहीं हुआ। लेकिन अब 19 अक्टूबर को मॉस्को में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को रूस ने बुलाया है, जिसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है, और वहाँ तालिबान को भी बुलाया गया है। 19 अक्टूबर की इस जो कॉन्फ्रेंस है मॉस्को की, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। उस्मान खान साहब, आपको लगता है 19 अक्टूबर को मॉस्को में तालिबान की रिकग्निशन के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, जबकि चाइना भी मौजूद है, रशिया भी मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है, पाकिस्तान भी मौजूद है? सर, इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में तो ये रिकग्निशन से मशरूत नहीं होगा, बट इट कैन पे वे फ्यूचर में रिकग्निशन की तरफ। एट दिस स्टेज इन माय ओपिनियन सर, जो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो है ग्रेटर एंगेजमेंट विद तालिबान। अच्छा, उनके साथ मजीद एंगेजमेंट करना, उनको माइल करना उन तमाम फैक्टर्स की तरफ जो कि वेस्ट स्पेशली लेड बाय US चाह रहे हैं कि तालिबान जिन चीज़ों को कंसिडर करें। सो ये ज़्यादा कोऑपरेशन की तरफ एंड फ्यूचर के जो मामलात हैं उनकी तरफ जाएगा, नॉट रिकग्निशन एट दिस स्टेज। क्योंकि इन मेरी नज़र में इस वक्त US और रशिया ने भी बड़ा क्लियरली ये चीज़ इसका उन्होंने मतलब इजहार किया है कि रिकग्निशन फिलहाल इज़ नॉट ऑन द टेबल। तो फिर पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है कि तालिबान को रिकग्नाइज़ किया जाए उनके साथ काम करने के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात तो 19 को नहीं सुनी जाएगी मॉस्को कॉन्फ्रेंस में। सर, पाकिस्तान की जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान की पोजीशन को कंसिडर करते हुए रिकग्निशन, पहली तो बात है सर, इज़ अ पॉलिटिकल एक्ट। ये एक सियासी अमल होता है, इसकी कोई कानूनी जवाज़ या रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर दो रियासतों ने किसी भी तरह के रिलेशन, चाहे वो सफारती ताल्लुकात हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, जब वो इस्टेब्लिश करने हो तो उसके लिए आप एक गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। अतर काज़मी साहब, 3 तरीके होते हैं ना गालिबन। एक तो ये कि जो जैन साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ बताते हैं 3-4 लोगों को रेकमेंड किया जाता है फौज की जानिब से, क्योंकि जाहिर है आर्मी चीफ ने जो 30, 32, 34 साल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होता है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पॉट पर बेहतरीन खेलेगा, तो जाहिर है वो बड़ा जो उनके हैंड पैक 3-4 नाम होते हैं लोग, वो बड़े बेहतरीन होते हैं उस रोल के लिए, परफेक्ट फिट करार दिए जाते हैं, जिनमें से एक शख्स को चूज कर लिया जाता है। दूसरा तरीका ये कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से समरी मूव हो जाए, और तीसरा ये कि जो नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को, गालिबन वो उनके दूर पार के कोई जानने वाले भी थे, उनको DGI मुकर्रर कर लिया फौज से बातचीत करके। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी शम्स साहब को एक दफा किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या ये स्पेकुलेशन दुरुस्त है? इमरान खान साहब के करीबी क्वार्टर्स तो कहते हैं कि उनका कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन जनरल साहब की बात में भी वजन है कि अगर वो उनको नहीं करते और किसी और का नाम आता है तो ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकली वो हो जाएगा, मुतनाज़ा बात हो जाएगी। क्या कहते हैं? जी देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का और जनरल कल्लू का जिक्र किया, जिनको रिटायरमेंट के बाद बीबी ले आई थी, अब वो जो दोनों तजर्बे थे ना, इमरान खान साहब सियासी तौर पे लोग उनको अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो अपनी सियासत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उनको पता है कि ISI चीफ की उसी वक्त तक पावर होती है जब तक उसके पीछे आर्मी खड़ी है। अगर आर्मी ना खड़ी हो तो जनरल ज़ियाउद्दीन की तरह आप उसको आर्मी चीफ भी बना दें तो एक कप्तान आके पकड़ के उसको ले जाता है। तो उनको इस चीज का पता है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो अपने सियासी फायदे के लिए उनको रोक रहे हैं, वो मेरे ख्याल में उस आर्ग्यूमेंट में वजन नहीं है। जहां तक ये ताल्लुक है कि अब एक बंदे का नाम आर्मी ने अनाउंस कर दिया, और जहां तक मेरी मालूमात हैं उस हवाले से पहले जो वर्बल कम्युनिकेशन भी हुई आर्मी चीफ और वजीर आजम के दरमियान। अब जब चीजें एक दफा ओपन में आ गई और आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने इसका फायदा उठाना है, इसके ऊपर उन्होंने अपनी अपनी झूठी खबरें भी तराशनी है, तो फिर आपने उनको मौका दिया। तो इस वक्त जो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि जी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर साहब के ताल्लुकात मिसाली,
भाई वो मिसाली होंगे, वो मतलब, पर बात यहाँ पे समझने की ऐसी है कि ये कोई इमरान और जो कमर कोई ऐसे दोस्त तो नहीं है जिन्होंने माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे लिखना है। ये एक इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कमर बाजवा साहब जो है वो 5 लाख की फौज है उनके पीछे, और जनरल साहब मुझसे ज्यादा समझते हैं। अक्सर ये लोग इस चीज का लोगों को समझ नहीं और इदराक नहीं है। फौज के अंदर प्रेशर नीचे से ऊपर आता है, रैंक एंड फाइल से ऊपर प्रेशर जाता है। जो ऊपर जो आपकी बैठी होती है लीडरशिप, जिस जनरल के कहने के ऊपर हजारों और लाखों जवान और अफसरान हर वक्त तैयार होते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, जब वो ये देखते हैं कि उस जनरल के साथ ये किया जा रहा है कि उसको इस तरह मुतनाज़े बनाया जा रहा है और आप इदारे के साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो फिर इदारे के अंदर भी एक सेंटिमेंट आता है। तो बाजवा साहब के और इमरान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात होंगे, लेकिन देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि इस सारी सूरत हाल की वजह से फौज के अंदर एक तरह से बदमजगी फैली है। वहां पे दीगर लोग भी हैं और वो ये समझते हैं कि हुकूमत जान के डिले कर रही है सिर्फ अपना हाथ ऊपर रखने के लिए, अपना ये शो करने के लिए कि हमारे पास चीजें, हमारी पावर है। लेकिन इससे अगर किसी को नुकसान होगा तो सियासी तौर पे इमरान खान साहब को नुकसान होगा।